प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उनका हम उत्सव मनाते हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से दो कुप्रभाव थे, भयंकर गरीबी और निरक्षरता। फिर भी भारत अविचलित रहा। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जनसमुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। ये सार तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारा गणतंत्र को आधार देने वाला संविधान बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था। उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आजादी दिलाने में मदद की। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया। जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रवाह दिया, उन्होंने आन भद्राः कृतवयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है। इस अवधि के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है।
संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिली मार्गदर्शन की बिना प्रगति संभव नहीं थी। बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया। उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम काफी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि गांधी जी के सर्वोदय की आदर्शों को प्राप्त करना अर्थात सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है। फिर भी हमने सभी क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हासिल की है। प्यारे देशवासियों, सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उल्लेख करना जरूरी है कि ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और सरकार द्वारा समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जन सामान्यों के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई है। ये बड़े ही संतोष के विषय है कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रम में समावेश किया गया है तथा कठिनाई में उनकी मदद की गई है। मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अमल करते हुए सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जब हमारे देशवासी कोविड-19 की महामारी के कारण अकस्मात उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान का सामना कर रहे थे। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 81 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते रहे। इस सहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 के दौरान भी लाभार्थियों को उनका मासिक राशन मुफ्त में मिलेगा। इस ऐतिहासिक कदम से सरकार ने कमजोर वर्गों को आर्थिक विकास में शामिल करने के साथ साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। हमारे अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ होने के कारण हम उपयोगी प्रयासों का सिलसिला शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे सभी नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और उनका जीवन फले फूले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा ही आधारशिला तैयार करती है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वाकांक्षी परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहले आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और दूसरा सत्य की खोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए
तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। इस नीति में शिक्षा प्रक्रिया को विस्तार और गहराई प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। हमें कोविड-19 के शुरुआती दौर में ये देखने को मिला कि प्रौद्योगिकी में जीवन को बदलने की संभावनाएं होती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव और शहर की दूरी को समाप्त करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दराज के स्थानों में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। बुनियादी ढांचे में हुए विस्तार की सहायता से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गिने चुने अग्रणी देशों में से एक रहा है। इस क्षेत्र में काफी समय से लंबित सुधार किए जा रहा है और आप निजी उद्यमों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए गगनयान कार्यक्रम प्रगति पर है। ये भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। हम सितारों तक पहुंचकर भी अपने पांव जमीन पर रखते हैं। भारत का मंगल मिशन असाधारण महिलाओं की एक टीम द्वारा संचालित किया गया था और अन्य क्षेत्रों में भी बहनों और बेटियां आप पीछे नहीं है। महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। हमने हाल के वर्षों में इन आदर्शों तक पहुंचने की दिशा में काफी प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के बल पर हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। राज्य की अपनी यात्राओं, शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों और प्रोफेशनल्स के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के दौरान मैं युवतियों के आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती हूँ। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की आने वाले काल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगे। यदि आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठतम क्षमता के अनुसार योगदान करने की अवसर दिया जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो ऐसे कौन सा चमत्कार है जो नहीं किया जा सकता है। सशक्तिकरण की यही दृष्टि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सरकार की कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करती है। वास्तव में हमारा उद्देश्य न केवल उन लोगों के जीवन की बाधाओं को दूर करना और उनके विकास में मदद करना बल्कि उन समुदाय से सीखना भी है। विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लोग पर्यावरण की रक्षा से लेकर समाज को और अधिक एकजुट बनाने तक कई क्षेत्रों में सीख दे सकते हैं। प्यारे देशवासियों, शासन के सभी पहलुओं में बदलाव लाने और लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को उजागर करने के लिए हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अब विश्व समुदाय भारत को सम्मान की नई दृष्टि से देखता है। विश्व के विभिन्न मंचों पर हमारी सक्रियता से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गया है। विश्व मंच पर भारत ने जो सम्मान अर्जित किया है उसके फलस्वरूप देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है।
इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। G20 के सदस्य देशों के कुल मिलाकर विश्व की आबादी में लगभग 2/3 और ग्लोबल जीडीपी में लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए ये वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्श मंच है। मेरे विचार से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना शीघ्रता से करना है। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव के चरम रूप दिखाई पड़ रहा है। हमारे सामने एक गंभीर दुविधा है। अधिक से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन इस विकास के लिए फॉसिल फ्यूल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्य से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक कष्ट गरीब तबके के लोगों को सहन करना पड़ता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना भी एक समाधान है। भारत ने सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को नीतिगत प्रोत्साहन देकर इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर विकसित देशों द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वित्तीय सहायता के जरिए उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखना होगा। हमें अपनी मूलभूत प्राथमिकताओं पर भी पुनर्विचार करना होगा। परंपरागत जीवन मूल्यों के वैज्ञानिक आयामों को समझना होगा। हमें एक बार फिर प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव और अनंत ब्रह्मांडों के सम्मुख विनम्रता का भाव जागृत करना होगा। मैं इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि महात्मा गांधी आधुनिक युग के सच्चे भविष्य द्रष्टा थे, क्योंकि उन्होंने अनियंत्रित औद्योगिकरण से होने वाले आपदाओं को पहले ही भांप लिया था और दुनिया को अपने तौर तरीकों को सुधारने के लिए सचेत कर दिया था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर सुखमय जीवन बिताएं, तो हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। इस संदर्भ में सुझाए गए परिवर्तन में से एक बदलाव भोजन से संबंधित है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव को स्वीकार किया है और वर्ष 2023 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे आहार के मुख्य तत्व हुआ करते थे। समाज के सभी वर्ग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। ऐसे अनाज पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि उनकी उपज कम पानी में ही हो जाता है। ये अनाज उच्च स्तर का पोषण भी प्रदान करते हैं। यदि अधिक से अधिक लोग मोटे अनाज को भोजन में शामिल करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण में सहायता होगी और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। गणतंत्र का 1 अरब वर्ष बीत चुका है और एक नया वर्ष शुरू हो रहा है। ये अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर रहा है। महामारी के प्रकोप से दुनिया कुछ ही दिनों में बदल गई थी। पिछले 3 वर्ष के दौरान जो भी हमें लगा कि हमने वायरस पर काबू पा लिया है, तो वायरस फिर किसी विकृत रूप में वापस आ जाता है। लेकिन अब इससे घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि हमारा नेतृत्व, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर, हमारे प्रशासक और कोरोना योद्धा
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हमने ये भी सीखा है कि हम अपनी सुरक्षा में कमी नहीं आने देंगे और सतर्क भी रहेंगे। प्यारे देशवासियों, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र है। मैं किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिकाओं की सराहना करती हूँ, जिसकी सामूहिक शक्ति हमारे देश को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। मैं देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करती हूँ। भारत की संस्कृति और सभ्यता के अग्रदूत प्रवासी भारतीयों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। इस अवसर पर मैं उन बहादुर जवानों की विशेष रूप से सराहना करती हूँ जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। देशवासियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले समस्त अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के बहादुर जवानों की भी मैं सराहना करती हूँ। हमारी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के जिन वीरों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको मैं सादर नमन करती हूँ। मैं सभी प्यारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी देशवासियों के लिए एक बार फिर मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Dear fellow citizens, Namaskar. On the eve of the 74th Republic Day, I extend my heartiest greetings to every Indian at home and abroad. From the day the Constitution came into effect to the present day, it has been an amazing journey that has inspired many other nations. Every citizen has reason to be proud of the Indian story. When we celebrate the Republic Day, we celebrate what we have achieved together as a nation. India is, of course, home to one of the oldest living civilizations. India is called the mother of democracy. As a modern republic, however, we are young. In the early years of independence, we faced countless challenges and adversities. Very high levels of poverty and illiteracy were just two of the many ill effects of the long foreign rule. Yet, the spirit of India was undeterred. With hope and confidence, we began an experiment unique in the history of humankind. Such a vast and diverse multitude of people coming together as one nation remains unprecedented. We did so with a belief that we are, after all, one, that we are all Indians. We have succeeded as a democratic republic because so many creeds, so many languages have not divided us. They have only united us. That is the essence of India. That essence was at the heart of the Constitution, which has withstood the test of time. The Constitution that started governing the life of the Republic was the outcome of the freedom struggle. The national movement led by Mahatma Gandhi was as much about winning independence as about rediscovering our own ideas. Those decades of struggle and sacrifice helped us win freedom not only from colonial rule but also from the imposed values and narrow worldviews. Revolutionaries and reformers joined hands with visionaries and idealists to help us learn about our age old values of peace, brotherhood, and equality. Those who shaped the modern Indian mind also welcomed progressive ideas from abroad.
following the Vedic advice, Anubhadraha Krotobayantu Vishwatoh, let noble thoughts come to us from all directions. A long and profound thoughts process culminated in our Constitution. Our founding document is inspired by the humanistic philosophy of the oldest living civilization in the world, as well as new ideas that emerged in more recent history. The nation will always remain grateful to Dr. B.R. Ambedkar, who headed the drafting committee of the Constitution and thus had a critical part in giving it the final shape. On this day, we should also remember the role of jurist B.N. Rao, who had prepared the initial draft, and other experts and officers who helped in making of the Constitution. We are proud of the fact that the members of that assembly represented all regions and communities of India and that they included 15 women too. Their vision as enshrined in the Constitution has been continuously guiding our republic. During this period, India has been transformed from the largely poor and illiterate nation into a confident nation marching on the world stage. This would not have been possible but for the collective wisdom of the Constitution makers guiding our path. While Babasaheb Ambedkar and others gave us a map and a moral framework, the task of walking that path remains our responsibility. We have largely remained true to their expectations, and yet we realize that much remains to be done to realize Gandhiji's ideal of Sarvodaya, the upliftment of all. Yet the progress we have made on all fronts is encouraging. Dear fellow citizens, in our mission of Sarvodaya, the most encouraging has been the progress made on the economic front. Last year, India became the fifth largest economy in the world. It needs to be underlined that this achievement comes against the backdrop of high economic uncertainties around the world. The pandemic has entered the fourth year, affecting economic growth in most parts of the world. In its initial phase, COVID-19 also hurt India's economy badly. Yet, guided by our able leadership and driven by our resilience, we soon came out of the downturn and resumed the growth saga. Most sectors of the economy have shaken off the pandemic effect. India has been among the fastest growing major economies. This has been made possible by timely and proactive interventions from the government. The Atmanirbhar Bharat initiative in particular has evoked great response among people at large. There have also been sector-specific incentive schemes. It is a matter of great satisfaction that those on the margins have also been included in the schemes and programs, and they have been helped in tiding over difficulties by implementing the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana announced in March 2020. The government ensured food security for poor families at a time when the country was facing economic disruption in the wake of unprecedented outbreak of COVID-19. Because of this help, no one had to go hungry, keeping the welfare of poor families paramount. The duration of this scheme was extended successively, benefiting about 81 crore fellow citizens. Further extending this assistance, the government has announced that even during the year 2023, the beneficiaries will get their monthly ration free of cost. With this historic move, the government has undertaken the responsibility of caring for the weaker sections while also enabling them to
benefit from economic development. With the economy on a sound footing, we have been able to begin and carry forward a series of praiseworthy initiatives. The ultimate goal is to create an environment in which all citizens can, individually and collectively, realize their true potential and prosper. As education builds the right foundation for this purpose, the National Education Policy has introduced ambitious changes. It rightly addresses the twofold aims of education as an instrument of economic and social empowerment and as a means to explore truth. The policy makes our civilizational lessons relevant for contemporary life while also preparing the learner for the 21st century challenges. The National Education Policy appreciates the role of technology in expanding and deepening the learning process. As we have come to realize since the early days of COVID-19, technology offers life-changing possibilities. The Digital India mission is striving to make information and communication technology inclusive by bridging the rural-urban divide. More and more people in far-flung places have been reaping the benefits of the internet and are receiving a variety of services provided by the government as the infrastructure expands. We have reasons to be proud of our achievements in the domain of science and technology. India has been among the handful of pioneers in space technology. As long-pending reforms in this sector are underway, private enterprises are now invited to join the quest. The Gaganyaan program to carry Indian astronauts into the space is under progress. This will be India's maiden human space flight. Yet, even as we reach out to the stars, we keep our feet on the ground. India's Mars mission was powered by a team of extraordinary women, and our sisters and daughters are not far behind in other areas too. Women's empowerment and gender equality are no longer mere slogans, as we have made great progress towards these ideals in recent years. With people's participation in Beti Bacha Beti Padhao campaign, women's representations have been rising in every sphere of activity. During my visits to various states, educational institutions, and while meeting delegations of various professionals, I am amazed by the confidence of young women. I have no doubt in my mind that they are the ones who will do most to shape tomorrow's India. What miracles cannot be achieved if this half of the population is encouraged to contribute to nation building to the best of their ability? The same vision of empowerment guides the government's approach to the marginalized communities, including the scheduled caste and scheduled tribes. In fact, the aim is not only to remove hurdles and help them in development, but also to learn from them. Tribal communities, in particular, have rich lessons to offer in many areas, ranging from protecting the environment to making the society more cohesive. Dear fellow citizens, as a result of a series of initiatives in recent years to transform all aspects of governance and unleash creative energies of people, the world has started to look at India with a new sense of respect. Our interventions in various world forums have started making a positive difference. The respect that India has earned on the world stage has resulted in new opportunities as well as responsibilities. This year, as you know, India holds the presidency of the Group of 20 nations.
With our motto of universal brotherhood, we stand for peace and prosperity of all. Thus, the G20 presidency is an opportunity to promote democracy and multilateralism and the right forum for shaping a better world and a better future. Under India's leadership, I am sure G20 will be able to further enhance its efforts to build a more equitable and sustainable world order. As G20 represents about two-thirds of the world population and around 85% of global GDP, it is an ideal forum to discuss and find solutions for global challenges. To my mind, global warming and climate change are the most pressing among them. Global temperatures are rising and incidents of extreme weather are increasing. We are faced with the dilemma to lift more and more people out of poverty. We need economic growth, but that growth also comes from fossil fuel. Unfortunately, the poor bear the brunt of global warming more than others. Developing and popularizing alternative sources of energy is one of the solutions. India has taken a commendable lead in the direction by giving a policy push to solar energy and electric vehicles. At the global level, however, emerging economies need a helping hand from advanced nations in the form of technology transfer and financial support. To maintain the balance between development and environment, we have to look at the ancient traditions with a new perspective. We need to reconsider our basic priorities. The scientific aspects of traditional life values have to be understood. We must once again rekindle that respect for nature and humility before the vast universe. Let me state here that Mahatma Gandhi was a true prophet of our times, as he foresaw the calamities of indiscriminate industrialization and cautioned the world to mend its ways. We need to modify our lifestyle if we want our children to live happily on this fragile planet. One of the changes suggested importance to food. I am happy to note that the United Nations accepted suggestion from India and declared 2023 as the International Year of Millets. Millets are essential ingredients of our diet and they are making a comeback among sections of society. Coarse grains like millets are eco-friendly as they require less water to grow and yet they provide high levels of nutrition. If more and more people turn to millets, it will help conserve ecology and also improve health. One more year has gone by for the Republic and another year commences. It has been a time of unprecedented change. With the outbreak of the pandemic, the world had changed within a matter of days. During these 3 years, whenever we have felt that we have finally put the virus behind, it raises its ugly head. However, there is no need to panic because we have learned in this period that our leadership, our scientists and doctors, our administrators, and corona warriors will make every possible effort to meet any situation. At the same time, each of us has also learned to not let our guard down and remain alert. Dear fellow citizen, generations of people working in different fields deserve praise for their invaluable contribution in the development story of our republic so far. I commend the roles of farmers
workers, scientists, and engineers whose combined strength enables our country to live up to the spirit of Joy Jawan, Joy Kisan, Joy Vigyan, Joy Anusandhan. I appreciate every citizen who contributes to nation's progress. I also convey my greetings to our diaspora, the great ambassadors of India's culture and civilization. On the occasion of Republic Day, I convey my special appreciation to our Jawans who guard our borders and are ready to make any sacrifice for the country. I also express my appreciation for all the brave soldiers of paramilitary forces and police forces who provide internal security to their fellow citizens. I salute all the brave hearts of our armed forces, paramilitary forces, and police forces who laid down their lives in the line of duty. I convey my blessings to all the dear children for their bright future. Once again, I extend my best wishes to all of you on this Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.